अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है द प्योरिटन एज। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट में हम इसका ब्रीफ बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ मेजर इवेंट्स और ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ प्योरिटनिज़म, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एज के लिटरेचर की बात करेंगे। तो प्योरिटन एज बेसिकली आम बुक्स के अंदर जो नज़र आता है हमें वो है 1600 से 1660 तक। तो प्रॉपरली 1600 से शुरू नहीं होती प्योरिटन एज, 1603 से शुरू हो रही है, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है 1603 में, और तब तक 1558 से 1603 तक जो था वो एलिज़ाबेथन एरा था। तो 1603 में एलिज़ाबेथ की डेथ हुई, तो उसकी जो सिस्टर थी मैरी, वो स्कॉटलैंड की क्वीन थी, और वहाँ पर उसकी शादी हुई थी जेम्स फाइव से, जेम्स फाइव ऑफ स्कॉटलैंड। तो उनका जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो अब क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ का कोई बेटा या बेटी नहीं था, तो इसलिए वहाँ से जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड को इंग्लैंड बुलाया गया कि इंग्लैंड के आप किंग बन जाओ। तो भाई इंग्लैंड में बुलाकर यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड का पहला ऐसा किंग था जिसका नाम जेम्स था, तो यहाँ पे जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड कहलाया वो। स्कॉटलैंड में उससे पहले 5 जेम्स नाम के किंग गुजर चुके थे, तो इसलिए वहाँ पे जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड था, लेकिन इंग्लैंड में आके जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड हो गया। तो उसके बाद ये एज जो है बेसिकली प्योरिटन एज, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो जैकोबियन एरा कहलाता है। जैकोबियन हैब्रू लैंग्वेज में जेम्स को कहते हैं। तो उसी जेम्स वन के दौरे हुकूमत को जैकोबियन एरा कहा जाता है, जो कि 1603 से शुरू हुआ और 1625 तक रहा। और 1625 में फिर इसका बेटा चार्ल्स वन हुकूमत में आ गया। उसने आके अपनी जो गद्दी थी वो संभाली और किंग बन गया। तो चार्ल्स वन को हैब्रू में कैरोलिन कहा जाता है, तो ये उस हवाले से कैरोलिन एरा कहलाया 1625 से लेके 1649 तक। और उसके बाद 1649 से 1660 तक का जो 11-12 साल का जो टाइम पीरियड था, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम में इंग्लैंड की हिस्ट्री में कोई भी किंग या क्वीन अपने थ्रोन पे नहीं था, वो हुकूमत में नहीं था कोई भी किंग या क्वीन। तो इसीलिए उस एरा को हम इंग्लिश इंटररेगनम कहते हैं। इंटररेगनम का मतलब है जब कोई किंग या क्वीन हुकूमत ना कर रहा हो। तो इंग्लिश इंटररेगनम मीन्स के इंग्लैंड का ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे कोई भी हुकूमत नहीं कर रहा था। इसी को हम प्योरिटन इंटररेगनम के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम कॉमनवेल्थ एरा के नाम से भी जानते हैं। क्यों कोई किंग या क्वीन नहीं था वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो प्योरिटन एज है, ये एज रिनाइसेंस के अंडर ही फॉल करती है। हमने डिस्कस किया था कि रिनाइसेंस 1453 में स्टार्ट हुई और 1650-60 तक जाके एंड हो रही है। तो वहाँ से चलती हुई है, इसने एलिजाबेथन एज को भी अपने अंदर कवर किया और उसके बाद प्योरिटन एज को भी अपने अंदर कवर कर रही है ये रिनाइसेंस एज। तो ये अभी तक रिनाइसेंस ही चल रही है, लेकिन इंग्लैंड की जो एजेस हैं वो चेंज होती जा रही हैं। रिनाइसेंस क्योंकि पूरे यूरोप में आया था, तो उसने इन सबको घेरे हुए है। वो जो रिनाइसेंस एज थी वो इन पूरे यूरोप को घेरे हुए है, लेकिन साथ साथ अपने जो पॉलिटिक्स है, जो एजेस हैं डिफरेंट, वो भी चलती जा रही हैं। किंग्स क्वीन भी चेंज होते जा रहे हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ आई तो एलिजाबेथन एज जो थी वो भी रिनाइसेंस के अंडर आई। अब ये प्योरिटन एज आ गई तो ये भी उसके अंडर है। तो इस तरीके से रिनाइसेंस वहीं पर ही है। तो ये दो इंग्लैंड की मशहूर एजेस हैं, एलिजाबेथन एज और प्योरिटन एज, जिनको वो अपने अंदर रिनाइसेंस कवर कर लेती है। तो प्योरिटन एज जो है ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने बताया, जैकोबियन एरा, कैरोलिन और इंग्लिश इंटररेगनम। अब उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्योरिटनिज्म। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो है, जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जो कि 595 एडी में यहाँ पे आया था, सेंट ऑगस्टाइन लेके आया था इंग्लैंड में। ये हम एंग्लो सैक्सन एज में डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे तो क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, सॉरी, क्रिश्चियनिटी में, लेकिन उनके जो मेजर सेक्ट्स हैं वो ये 3 हैं, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स। तो इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी सारी की सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। सारा का सारा जो सारी हिस्ट्री जो है हमारी मोस्टली इंग्लैंड की, वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे। 1053 में एंग्लो सैक्सन एज जब एंड होने वाली थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग से तकरीबन 13 साल पहले की बात है,
ग्रेट स्कीज़म के नाम से एक मूवमेंट चली थी। उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो अभी तक नहीं उभरे थे, अभी ये वो मंजर आम पे नहीं आए थे। तो उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक ये दो सेक्ट्स थे, इनके दो ये ब्रांचेस थी क्रिश्चियनिटी की, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी और राइवल्स भी थी एक दूसरे की। ऑर्थोडॉक्स ये वो लोग हैं जो बाइबल को फॉलो करते हैं और बड़े प्योर किस्म के और स्ट्रिक्ट किस्म के लोग हैं अपने रूल्स के अंदर, अपने लॉज के अंदर, कि हर काम इन्होंने क्रिश्चियनिटी की तालीमात उसकी प्रीचिंग्स के अकॉर्डिंगली करना है इन्होंने। और कैथोलिक्स ये वो थे जो रोम की चर्च को फॉलो करते थे, रोमन कैथोलिक्स इनको कहा जाता था मोस्टली। तो अब उस दौर में इन दोनों के दरमियान स्प्लिट पैदा हो गया, तो लोग कैथोलिसिज्म की तरफ आने लग गए, रोम की चर्च को अपना सेंटर मानना शुरू हो गए। तो इसलिए ऑर्थोडॉक्स थोड़ी डोमिनेट नहीं रही, कैथोलिसिज्म जो था वो ज़रा डोमिनेंट हो गया। और इसी तरीके से जब हम आगे आते हैं तो 300-400 साल तक रोम की चर्च को ही माना गया, पोप को ही हेड माना गया चर्च का, और इंग्लैंड वाले सारे के सारे कैथोलिसिज्म को ही मान रहे थे। और हम रेनेसेंस एज में, एलिजाबेथन एज में डिस्कस कर चुके हैं कि हेनरी VIII ने क्या किया था। शादी के लिए उसने रोम की चर्च से ब्रेकआउट कर लिया था, स्प्लिट हो गया था वो। और दूसरे नंबर पे हमने मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि मार्टिन लूथर ने एक बुक पब्लिश की थी 95 थीसिस के नाम से, और वो बुक इसने रातों रात जाके चर्च के दरवाजे पे रख दी थी, जिसमें चर्च का सारा कच्चा चिट्ठा था और चर्च के सारी करप्शन इसने उसमें बेनकाब कर दी थी। तो उसका फ़ायदा उठाया हेनरी VIII ने भी, और रोम की चर्च से इन्होंने सब कुछ स्प्लिट कर लिया, अपना ख़त्म कर दिया अपना लिंक सारा, और इंग्लैंड में अपनी चर्च इंट्रोड्यूस करवा दी। उस टाइम पे ये स्प्लिट आ गया कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म के दरमियान। तो प्रोटेस्टेंट्स एक नई जमात इनकी उभरी, एक नया सेक्ट उभरा क्रिश्चियनिटी का, जो प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्ट करने वाले को कहते हैं, एहतजाज करने वाला। तो इन्होंने कैथोलिसिज्म के ख़िलाफ़, पोप के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, तो इसलिए इनको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। तो ये इनके रिलीजन के दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जो बताना ज़रूरी था। उसके बाद अब ये जो प्रोटेस्टेंट्स है, हमारा मेजर फोकस है प्रोटेस्टेंट्स पे। प्रोटेस्टेंट्स में भी फर्दर 3 सेक्ट्स हैं, 3 इनके फ़िरके हैं, प्यूरिटन्स, प्रेस्बिटेरियंस और एंग्लिकन्स। तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्यूरिटन्स। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से रिलीजन चलता हुआ आ रहा है, इंग्लैंड का क्या क्या हो रहा है, और प्यूरिटन्स कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट्स की एक सब ब्रांच है प्यूरिटनिज़म। उसके बाद व्हाट इज़ प्यूरिटनिज़म? असल में प्यूरिटनिज़म है क्या? ये एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी रिलीजियस मूवमेंट थी, इसको रिलीजियस भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें ऐसी चीज़ों पर फोकस किया गया रिलीजन में कि फ़िज़िकल प्लेयर्स को अवॉइड किया जाए। जो भी लस्टफुल चीज़ें हैं, फ़िज़िकल प्लेयर्स हैं, वर्ल्डली प्लेयर्स हैं, दुनियावी जो लज़्ज़तें हैं, प्लेयर्स हैं, उन सब से दूर भागा जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमें खुदा से दूर करती हैं। ये इनका प्यूरिटनिज़म का बिलीफ था, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, Puritanism is behavior or beliefs that are based on strict moral or religious principles, especially the principle that people should avoid physical players. तो फिज़िकल प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें गॉड से दूर कर रही है, हमें गॉड के करीब होना चाहिए। ये था प्यूरिटनिज़म। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो इस एज में फेमस हैं काफ़ी, उनमें सबसे पहला आता है गन पाउडर प्लॉट। अब क्योंकि हेनरी VIII ने ब्रेक किया सब कुछ अपना रोमन कैथोलिक चर्च के साथ, तो अब इनको अपनी चर्च की भी ज़रूरत थी। इंग्लैंड में लोगों ने कहीं जाकर तो अपनी कन्फेशंस करनी थी और अपनी इबादतें करनी थी, तो इन्होंने अपनी इंग्लैंड में चर्च इंट्रोड्यूस करवा दी, चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से। तो हेनरी VIII खुद प्रोटेस्टेंट हो गया, इसकी बेटी क्वीन एलिजाबेथ वो भी प्रोटेस्टेंट हो गई। उसके बाद जो इनका कज़न इसकी सिस्टर मैरी का जो बेटा जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड यहाँ पे आके जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड बना, वो भी प्रोटेस्टेंट था। तो अब पिछले 100-150 साल से प्रोटेस्टेंट किंग्स आ रहे हैं, तो कैथोलिक्स जो हैं इनको, इनके दिल में आग लगी हुई है, ये चाहते हैं कि हमारा कोई किंग आए और वो हमारे लिए कुछ ईज़ करे, कुछ आसानियाँ पैदा करे। तो इसीलिए कैथोलिक्स जो हैं वो बार बार प्रोटेस्टेंट किंग्स के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे। और इस पूरी की पूरी 17th सेंचुरी के अंदर 2 दफ़ा कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए जो हाईलाइट होते हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसमें
कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लॉट किया। उसमें से सबसे पहला ये है 1605 का गन पाउडर प्लॉट। ये इसलिए फेमस है क्योंकि उस टाइम पे 1603 में जेम्स वन आ गया था थ्रोन पे। तो 1605 में, जैसा कि मैंने बताया, जेम्स वन भी एक प्रोटेस्टेंट किंग था। तो अब ये कैथोलिसिज्म की एक सब ब्रांच, उनका एक सब सेक्ट जेसुइट्स कहलाता है। जिस तरह हमने प्रोटेस्टेंट्स को डिस्कस किया, प्रोटेस्टेंट्स के 3 सब सेक्ट्स हैं, प्रेस्बिटेरियंस, प्योरिटन्स और एंग्लिकन्स। इसी तरीके से जो कैथोलिक्स हैं उनकी भी सब ब्रांचेज़ हैं, उनमें से एक जेसुइट्स है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे कामों में। तो यही थे मोस्टली जो इस एज में, इस पूरी की पूरी सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट किंग्स के ख़िलाफ़ थे। तो होता कुछ इस तरह है कि 5 नवंबर को इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट था, और फिर ये जेसुइट्स जो कि कैथोलिक्स के सब सेक्ट्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सोचा कि हम पार्लियामेंट की बेसमेंट में गन पाउडर लगा के पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही उड़ा देते हैं जिस दिन इवेंट होगा उस दिन, ताकि ना दोबारा इंग्लैंड में कोई किंग आए ना क्वीन आए, इनकी जो करंट गवर्नमेंट है सारी की सारी मार दो। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली गन पाउडर पार्लियामेंट की बेसमेंट में जमा करना शुरू कर दिया। फिर जब 4 नवंबर का दिन आया, 5 नवंबर को इन्होंने ब्लास्ट करना था क्योंकि 5 नवंबर को ही वहाँ पे इवेंट होने वाला था। अब गन पाउडर से आपको ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कि गन पाउडर भी ईजाद हो चुका था उस एज में। मींस कि एक और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेनेसेंस में हमने डिस्कस किया था, काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस हुई थी, जस्ट लाइक गैलीलियो, कोपरनिकस, वास्को डे गामा। उसके बाद हमारा वो आया था, क्या कहते हैं उसको, वास्को डे कोलंबस आ गया जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया। तो इसी तरीके से भी गन पाउडर भी, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस वाला विलियम कैक्सटन आ गया, गटनबर्ग आ गया था प्रिंटिंग के लिए मशहूर, और उसके बाद प्योरिटन इसके अंदर न्यूटन आ गया, रेने डिकार्ट आ गया। तो इस तरह के लोग काफ़ी सारे आ गए। तो ये गन पाउडर भी उसी दौर की एक ईजाद है। तो इस तरीके से अब 4 नवंबर को, क्योंकि उन्होंने 5 नवंबर को ब्लास्ट करना था, तो 4 नवंबर की शाम को किंग जेम्स वन के दरबार में एक लेटर मौसूल होता है, इनको एक लेटर मिलता है, रिसीव होता है। तो लेटर में सारा कुछ, सारे उनके प्लॉट, जेसुइट्स के प्लॉट के बारे में सारी डिटेल थी, किस तरीके से वो बेसमेंट के अंदर गन पाउडर इकट्ठा कर रहे हैं और कल को वो इस तरीके से धमाका कर देंगे। तो रातों रात पहुंच गए जेम्स वन के कारिंदे, और उन्होंने जाके इनको सबको पकड़ लिया और मरवा दिया, और वहाँ से गन पाउडर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने कहीं और जाके दफना दिया, वेस्ट कर दिया। तो अब इंग्लैंड बहुत बड़े मैसेकर से, बहुत बड़े एक इंसिडेंट से, एक एक्सीडेंट से बच गया। तो इसलिए 5 नवंबर 1605 को मोमबत्तियाँ जलाई गई उसी की याद में, और आज तक लोग उसी की याद में मोमबत्तियाँ जलाते हैं कि 5 नवंबर एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था इनकी हिस्ट्री का, जो गन पाउडर प्लॉट को फेल किया गया था। तो ये एक इवेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है इस पूरी की पूरी एज में। उसके बाद एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, वो है द सिविल वॉर 1642 से 49 तक। जिस तरह हमने डिस्कस किया, जैकोबियन एरा 1603 से 1625 तक था जब जेम्स वन रहा। उसके बाद कैरोलिन एरा आया 1625 से 1649 तक। अब कैरोलिन एरा 1642 तक तो प्रॉपरली चलता रहा, लेकिन उसके बाद अभी अपनी ट्रीज़न की वजह से, अपनी बगावत की वजह से और अपने ढके छुपे कैथोलिक होने की वजह से चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट थी, क्योंकि वो इतना बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस टाइप का किंग था। तो पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट एक वॉर शुरू कर दी। सिविल वॉर हम उसको कहते हैं, जो मुल्क के अंदर ही डिफरेंट पावर्स लड़ रही हो, तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। मुल्क, एक तो जंग होती है जो मुल्कों के आपस में होती है, और एक होती है जो मुल्क के अंदर ही मुख्तलिफ पावर्स की आपस में है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। तो यहाँ पे जंग हो रही थी मोनार्की और पार्लियामेंट के दरमियान। मोनार्की का क्या मतलब है? जहाँ पे किंग्स और क्वींस का राज हो उसको मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्की मींस के किंग्स और पार्लियामेंट की आपस में जंग थी। तो पार्लियामेंट चार्ल्स वन के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि उस टाइम पे चार्ल्स वन किंग था। तो इन्होंने ये 7 साल जो ये सिविल वॉर चली 1642 से 49, इन्होंने 2 दफ़ा चार्ल्स वन को पकड़ा और वो 2 दफ़ा इनके चुंगल से निकल गया। फिर तीसरी दफ़ा जब उन्होंने पकड़ा और पकड़ के फिर इसका 1649 में सर कलम करवा दिया, बिहेड कर दिया इसको।
तो 1649 में जब उसको बिहेड किया गया तो इसका जो बेटा था चार्ल्स टू और चार्ल्स वन की जो वाइफ थी, मतलब माँ और बेटा, ये दोनों फ्रांस भाग गए। और उसके बाद 1649 से लेके 1660 तक का जो 11 साल का टाइम पीरियड है, ये ऐसा वाहिद टाइम पीरियड है इंग्लैंड की हिस्ट्री में जब इंग्लैंड में कोई भी किंग या क्वीन नहीं थी। तो ये इंग्लिश इंटरेगनम कहलाता है। इंटरेगनम का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब कोई भी किंग या क्वीन राज ना कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरेगनम। इसको इंग्लिश इंटरेगनम भी कहा गया इन 11 सालों को, प्यूरिटन इंटरेगनम भी कहा गया, और इसको कॉमनवेल्थ एरा भी कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, और इसी सिविल वॉर की वजह से जब ये 1642 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। अब जिस तरह हमें पता है कि क्वीन एलिजाबेथ के दौर में ड्रामास क्यों इतने फेमस हुए, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को खुद भी शौक था ड्रामास देखने का, जेम्स वन को भी खुद शौक था, और चार्ल्स वन को भी खुद शौक था ड्रामास देखने का। तो इसी वजह से एक किस्म के इनके अयाशी के अड्डे थे ये ड्रामास भी। तो ये सबसे पहले थिएटर्स को बंद करवा दिया गया 1642 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता होता है यहाँ से कि थिएटर को कब क्लोज़ किया गया था, तो ये 1642 में क्लोज़ किया गया था। और दोबारा ओपन कब किया गया, तो 1660 में जाके ओपन किया गया। 1660 में ये एज एंड हो रही है, और कैसे एंड हो रही है, क्योंकि 1660 में रिस्टोरेशन एज शुरू हो रही है। रिस्टोरेशन एज का क्या मतलब है, रिस्टोर करना। मोनार्की रिस्टोर हो गई थी, 11 साल किसी किंग क्वीन की हुकूमत नहीं रही, तो 1660 में किंग की हुकूमत आ गई चार्ल्स टू की। और दूसरे नंबर पे ड्रामाज रिस्टोर हो गए और थिएटर रिस्टोर हो गए, इसी वजह से उसको रिस्टोरेशन एरा कहते हैं हम। तो ये इस एज का एक कंप्लीट बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको हर चीज़ इसमें क्रिस्टल क्लियर होगी।